गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। शैलेश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, क्लास का टाइम हो चुका है। आज शनिवार 27 जनवरी 2024 है। क्लास लाइव हो चुकी है भाई आपके लिए। और लास्ट क्लास में मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट में मार्केट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि क्वेश्चंस एग्जामिनर किस तरह से पूछने वाले। सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, एक बार यस का कमेंट कर दें। पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हर एक पॉइंट, हर एक चैप्टर को मैंने कहा आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि हमने एक कोशिश करनी है कि एक बार पढ़ने के बाद हमें लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए भाई, दिनेश, एवरीवन, राम राम भाई सभी को। और चेक वीडियो क्वालिटी। आज की क्लास जो है वो बिल्कुल सही चल रही है भाई। मैं देख पा रहा हूँ लगातार, कोई इश्यू तो मुझे नजर नहीं आ रहा है भाई। तो बहुत, अगर कोई भी इश्यू हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट में आप लोगों से कुछ सवाल करता हूं। कोशिश करिएगा उन 5 सवालों के सही जवाब आप मुझे दे सके। हमने बाजार के बारे में डिस्कस किया था, और बाजार में मैंने कहा, जब एक ऐसे पॉइंट को हम रीच करते हैं, पहुंच जाते हैं, जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, अभी हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, और उसको हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि जब एक ऐसा मार्केट हो जहां पर किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी सब्सटीट्यूट ना हो, किसी भी प्रोडक्ट का कोई प्रतिस्थापन वस्तु ना हो, ऐसे बाजार में जनरली हम किस बाजार की विशेषता के रूप में देखते हैं। तीसरा सवाल है, ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर जो कीमत है वो सभी वस्तुओं की एक जैसी इसलिए रहती है क्योंकि कीमत को उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है, फर्म यानी कंपनी के अधिकार में कीमत डिसाइड करना नहीं आता। चौथा सवाल है मेरा कि वो कौन सा बाजार है जहां पर खरीदने वालों की संख्या बायर्स की संख्या एक होती है। और पांचवा सवाल है मेरा कि वो कौन सा बाजार है जिस बाजार के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है एडवर्टाइजमेंट करने की, उसका क्या होगा। भाई बिल्कुल सागर, मतलब 1 आवर्स का क्लास पूरा होगा मतलब? समझा नहीं मैं भाई। भाई आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो लगभग 7:30 से 8:30 है। जब तक पॉइंट पूरा होता है, हमारा एक टॉपिक पूरा होता है, तो भाई वो हो सकता है कभी भी पूरा हो जाए, तो लगभग हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट हो, ऐसी कौन सी मार्केट ब्रेक इवन? नहीं मेरे भाई, ये नहीं है। मैंने कहा कि वो पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और वहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू यानी कुल लागत और कुल आगम बराबर होते, इसीलिए वहां ना प्रॉफिट ना लॉस होता। पहला था। दूसरा, जहां पर कोई सब्सटीट्यूट ही ना हो, एक ही वस्तु हो, वस्तु एक हो, बेचने वाला भी एक होगा, इसका मतलब उसे मोनोपोली कहा जाता है, एकाधिकार कहा जाता है। तीसरा, जहां पर सबके प्रोडक्ट एक जैसे होंगे, वहां कीमत भी एक जैसी होगी, और जब कीमत एक जैसी होगी, उस बाजार में इंडस्ट्री डिसाइड कर रही होगी, उसी को परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। प्राइस फर्म डिसाइड करे या इंडस्ट्री, इसमें क्या डिफरेंस है समझिए भाई ध्यान। चार, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, कि हम 4 तरह के फोन यूज करते हैं। जियो की सिम है, एयरटेल की सिम है, बीएसएनएल है, और वीआई है। 4 मोबाइल फोन की सिम आती है हमारी। ये चारों फर्म है। इन चारों के ग्रुप को इंडस्ट्री बोलेंगे। अगर फर्म डिसाइड करेगी तो एयरटेल के रेट अलग होंगे, जियो के रेट अलग होंगे, बीएसएनएल एमटीएनएल के रेट अलग होंगे, वीआई के रेट अलग होंगे। ये अपनी अपनी मर्जी की कीमतें, और हो सकता है सेम भी हो जाए, बट अपनी मर्जी पर डिपेंड करेगा। जब इंडस्ट्री करेगी, इंडस्ट्री मतलब चारों का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, ग्रुप बनेगा, वो करेगा, तो फिर चारों की कीमतें एक ही हो सकती है, अलग हो ही नहीं सकती। ये ऑप्शन हुआ ना। तो इंडस्ट्री जब करेगी तो सबका एक जैसा रेट हो जाएगा। फर्म यानी कंपनी करेगी तो सब अपने अपने हिसाब से तय करेंगे। तो यही मेरा सवाल था कि उसे कहते हैं जहां बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, प्राइस अलग होंगे, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। और एक क्वेश्चन था मोनोप सोनी के बारे में, जिसमें मैंने कहा था एक बायर होगा, खरीदने वाला एक होगा, मोनोप सोनी कहा जाए।
कुछ बात समझ में आई है? देखो धीरे धीरे ही होगा सब कुछ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सिलेक्शन लेना और उसके लिए एफर्ट्स करना, मेहनत बहुत कुछ करनी पड़ेगी आप। अच्छा, मैं जो अब आपको सुनाने समझाने बताने वाला हूं, थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत मन से, सिर्फ फोकस आपके मोबाइल लैपटॉप जो भी है आपका उस पर होना चाहिए, मेरे शब्दों पर होना चाहिए, और जो मैं कहूंगा उसको लिखने पर होना चाहिए। सागर भाई जल्दी ही करेंगे, देखो हर चीज का एक निर्धारित समय है, वो समय तक हो जाएगा पूरा, क्योंकि अब इसमें लगभग लगभग बात होने वाली है मोस्टली। अब देखिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में जब बेचा जाता है सर, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन। ठीक है भाई, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोडक्शन, यानी कि उसे कहा जाता है उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जनरली तौर पर अगर मैं कहूं आपसे कि प्रोडक्शन क्या होता है, आप क्या कहोगे? आप कहेंगे कि सर मान लीजिए प्लास्टिक से इस मार्कर को बनाया, ये प्रोडक्शन हुआ है। लकड़ी से चेयर को बनाया गया, ये प्रोडक्शन हुआ है। मान लीजिए इस कैमरे को बनाया गया तो कैमरे का प्रोडक्शन हुआ है, इस मोबाइल फोन का, इस लैपटॉप का प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने से, सामान्य तौर पर। लेकिन याद रखना, प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं होता। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हो, जैसे कि आपने मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाई, एक घर बनाया, तो वो घर बनाना भी प्रोडक्शन में आता है। अगर आपने कोई सड़क बना दी है तो वो भी प्रोडक्शन में गिनी जाती है। अगर मान लीजिए कि बिजली है हमारे देश में, उसकी स्थिति बेहतर हो गई तो वो भी प्रोडक्शन माना जाता है। और मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप कहेंगे आप क्या प्रोडक्शन कर रहे हो? मैं आपकी नॉलेज को डेवलप कर रहा हूं अगर यहां पर, तो ये भी प्रोडक्शन में गिना जाएगा। अगर एक डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है मान लीजिए, वो भी प्रोडक्शन में गिना जा सकता है। यानी कि प्रोडक्शन का बेसिक मतलब जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ जब हम किसी चीज को यूज करते हैं और उस यूज करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें, उसे यूटिलिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। यूटिलिटी मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर मान लीजिए मैं किसी प्रोडक्ट को दूसरे में कन्वर्ट करूं और मेरा प्रोडक्शन का जो लेवल, यूटिलिटी का जो लेवल है वो मेरा इंक्रीज हो जाए, बिल्कुल बस लास्ट में मैंने बोला रानी भाई एंड की स्थिति में हम लोग, तो अब आप देखो क्या कहोगे। अब आप कहोगे सर कि मान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, यूटिलिटी नहीं थी कोई, पर उसको कन्वर्ट करके एक मार्कर में कन्वर्ट कर दिया गया, या फिर किसी लकड़ी को एक चेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। ईंटें थी, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, उन ईंटों को मिलाकर हमने एक घर बना दिया, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मेरी बात समझना। और अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए अभी 3G चल रहा था, तो 3G जो चल रहा था हमारा, वो 3G की जगह 4G आ गया था, 4G की जगह 5G आ गया था, 5G की जगह 6G आएगा। ये भी प्रोडक्शन में गिना जाएगा, क्योंकि यहां सर्विस जो है वो इंप्रूव हो रही है। सर्विस में इंप्रूवमेंट होना जो होता है वो भी आपका प्रोडक्शन कहलाता है। तो आज के बाद याद रखना, अगर पहला सवाल मैं पूछूं कि प्रोडक्शन क्या होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो प्रोडक्शन मींस इंक्रीज या क्रिएशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इंक्रीज या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इंक्रीज या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहेंगे। उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सर्जन या उपयोगिता की वृद्धि, ये कहा जाए। और इसी के अंतर्गत मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग करना होगा कोई सामान की, भी आएगा। कंस्ट्रक्शन करना होगा, भी आएगा। और अगर किसी में सर्विस में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ये भी काउंट किया। तो तीनों तरह से इसमें कवर अप होगा। यानी प्रोडक्शन विजिबल जो हम देख रहे हैं उन चीजों का भी है, और जो देख नहीं रहे, सर्विस जो दिख नहीं रही हमें, उसका भी हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए
जनरली तौर पर हमें कितने फैक्टर की जरूरत होती है? इन्हें कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर आप कोई भी उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसे कहते हैं उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन। तो क्या क्या चाहिए होगा हमें जनरली तौर पर? उत्पादन के कारक या फिर उत्पादन के साधन भी कह सकते हैं इसे। तो सामान्यतः देखो चार चीजों की जरूरत होती है। पहला, हमें लैंड चाहिए यानी कि भूमि चाहिए, जमीन चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। दूसरा, लेबर चाहिए हमें, यानी कि श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए, श्रम या श्रमिक। तीसरा, कैपिटल चाहिए, पैसा, पूंजी, मटेरियल के लिए, लेबर्स को पे करने के लिए, सबके लिए। और चौथा, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर। क्योंकि जब तक कोई रिस्क लेने वाला नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी नहीं होगा, तब तक हम उस उद्योग की शुरुआत नहीं करेंगे। तो अगर ये पूछता है कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं, आप कहोगे चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी होता है, जो रिस्क लेने वाला मालिक होता है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो उद्यमी कहलाता है। अब ध्यान से समझना आप। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर हम अपने फैक्टर को चेंज करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन भी चेंज होगा या नहीं होगा, मुझे सोच के जवाब देंगे। अगर मैं लेबर ज्यादा इन्वेस्ट यूज करने लगूं, अगर कैपिटल ज्यादा लगाने लगूं, ज्यादा रिस्क लूं या ज्यादा एरिया कवर करें हम भूमि का, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर फैक्टर चेंज होगा तो प्रोडक्शन भी चेंज होगा। इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इसे क्या कहते हैं सर? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं इसे। तो उत्पादन फलन क्या है, ध्यान से समझ। उत्पादन फलन होता है रिलेशन बिटवीन रिलेशन नहीं बताया मैंने, कहा ये हाँ रिलेशन होगा किसके बीच में? बिटवीन प्रोडक्शन। अब देखो ध्यान से समझना, प्रोडक्शन को मैं आउटपुट भी कह सकता हूं। प्रोडक्शन को क्या कह सकता हूं? आउटपुट कह सकता हूं सर, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्शन है वो मुझे मिल रहा है बदले में किसके? एंड फैक्टर्स। प्रोडक्शन और उसके फैक्टर्स में, और फैक्टर्स का मतलब होता है जनरली इनपुट के रूप में। फैक्टर मतलब जो मैं लगाऊंगा वो, और आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो। इसका मतलब हुआ ये उत्पादन, जिसको हम निर्गत कहते हैं, व कारक, यानी जिसको आगत कहते हैं, में संबंध। अच्छा, अभी बहुत ध्यान से समझना। पर आप मेरे भाई, सर्विस इंप्रूवमेंट, ये मैंने बोला है कि आपकी जो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जो नॉलेज इंक्रीज हो रही है, किसी नॉलेज को इंक्रीज करना भी सर्विस इंप्रूवमेंट का पार्ट होता है भाई। वो भी सर्विस इंप्रूवमेंट का। मैंने एक एग्जांपल देके समझाया। पॉइंट को क्लियर करना एग्जाम के हिसाब से समझिएगा। तो आपने कहा कुछ भी चीज की यूटिलिटी का बढ़ जाना, वो प्रोडक्शन करना कहलाता है। ठीक है, और उसके लिए चार चीजों की जरूरत होती है हमें। इन चारों को चेंज करने पर हमारा आउटपुट भी चेंज होगा। अब देखिएगा ध्यान से, मेरी बात समझिएगा अभी पहले। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बात बताई थी कि जब हम किसी भी चीज में चेंज करते हैं तो उसमें जो परिवर्तन आता है, यानी चेंज आता है, उसको लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, सीमांत। पहला सवाल है कि सीमांत उत्पादन क्या होता है। जैसे एग्जांपल समझ, मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक लेबर है, वो काम करती है और वो 10 यूनिट बनाती है दिन भर में, या दिन महीने भर में, कुछ भी मानो। जब हम एक लेबर को चेंज करके दो कर देते हैं और वो दोनों मिलकर जो है वो 22 यूनिट बनाती है, एग्जाम्पल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि मार्जिनल कितना है, या मैं कहूं कि बताओ सेकंड लेबर ने कितना किया, आप कैसे बताओगे?
आप कहोगे सर पहले वाला 10 करता था, दूसरे वाले ने 22 किया, यानी सेकंड के आने पर कितना इंक्रीज हो गया? 12 इंक्रीज हो गया। एक तो ये बात समझना। अच्छा, इसको निकाला कैसे कि 12 क्यों आया? आपने कहा सर 22 को मैंने में से 10 को घटा दिया, यानी इसमें से पहले वाले को घटा दिया अगर मैंने, तो मुझे पता चल गया कि कितना चेंज हुआ है। ध्यान से समझना। इसको निकालने के जब देखो मैं यहां पे क्या होगा, इसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन। ये टोटल प्रोडक्शन है किसका? दो का, मतलब एन का। इससे पहले वाले का टोटल प्रोडक्शन को मैथमेटिक्स की भाषा में मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये टोटल प्रोडक्शन अगर एन मतलब दो है मेरा, 2 यूनिट का, अगर टोटल प्रोडक्शन 2 का ये है, तो उससे एक पहले वाले का घटा कर देखूंगा तो मुझे डिफरेंस मिलेगा, उसको मार्जिनल कहा जाता है। जैसे एग्जाम में सवाल आया था, ध्यान से सुनना, ये आपके एग्जाम का पार्ट रह चुका है कि 9 यूनिट बनाने की लागत 45 रुपए आती है, और 10 यूनिट बनाने पर लागत 10 यूनिट बनाने पर लागत बढ़ के 47 हो जाती है। तो बताओ मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत क्या होगी? अब जिसने कॉन्सेप्ट को समझ लिया वो जानता है सर कि मार्जिनल का मतलब होता है इनका डिफरेंस, यानी कि 10वीं यूनिट का वो पूछ रहा है, और वो 10वीं यूनिट का कितना है? 2 रुपए। वो कैसे आया कि मैंने 10 यूनिट का जो टोटल कॉस्ट देखी, अगर कॉस्ट है तो एन नंबर मतलब 10 नंबर की, तो हमें उससे एक पहले वाले को घटाना पड़ेगा डिफरेंस निकालने की। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, इसको मैं क्या कहूंगा? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, या इसी को मैं कह सकता हूं एडिशनल प्रोडक्शन। इसी को मैं क्या कह सकता हूं? एडिशनल प्रोडक्शन, की एक्स्ट्रा कितना हो, या एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं हिंदी में। कुल उत्पादन में परिवर्तन, कुल उत्पादन में परिवर्तन, या अतिरिक्त उत्पादन। और इसको निकालने का तरीका मैंने बताया। जितने भी यूनिट का निकाल रहे हो, जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन एन यूनिट का निकाल रहे हो, तो उसके लिए आप टोटल प्रोडक्शन देखो एन यूनिट का, फिर उसमें से एक पहले वाले की यूनिट का, यानी n-1 का, आप उसमें से घटा दो टोटल प्रोडक्शन, तो डिफरेंस आ जाएगा। यही फॉर्मूला आपका आगे बार बार यूज होगा, याद रखना। एक आता है टर्म एवरेज प्रोडक्शन। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पादन। देखो अगर मान लो एक लेबर 10 बनाती है और मुझे एवरेज निकालना है, तो एक अगर 10 बनाती है तो एवरेज कितना आएगा? 10। दो अगर 22 बनाती हैं तो एवरेज कितना आएगा? दो अगर 22 बनाती है तो एवरेज आएगा 11। देखो, मार्जिनल बताता है डिफरेंस को, ध्यान से समझना। मार्जिनल बताता है डिफरेंस को, और एवरेज बताता है पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर दो ने 22 बनाई, इसका मतलब एक के हिस्से में 11 आई है। बात यही हुई ना? तो अब आप कहेंगे ये कैसे निकाला आपने? तो एवरेज का मतलब होता है प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ फैक्टर। कारक की, जो भी कारक यूज करें, कि प्रति इकाई हमारा उत्पादन कितना हो। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं इतने बेसिक तरीके से बता रहा हूं क्योंकि अब आपको टिपिकल चीजें आसान बन लगने की। तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होगा, मुझे एवरेज प्रोडक्शन निकालना एन यूनिट का, तो मैं टोटल प्रोडक्शन देखूंगा उसका, और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट, यानी एफ से। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ कारक कितने हैं। ऐसा ही होगा ना भाई? चलिए, तो ये हो गया मार्जिनल और हो गया एवरेज प्रोडक्शन। अच्छा, इसके बाद ध्यान से समझना टोटल क्या होगा। जब हम सारी यूनिट को जोड़ लेंगे, जितना भी उत्पादन कर रहे होंगे हम,
सभी यूनिट को, सभी फैक्टर से होने वाला जो उत्पादन होगा उसको टोटल कहेंगे। कुल उत्पादन क्या हो, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे प्रोडक्शन बाय ऑल यूनिट ऑफ फैक्टर्स। सभी से, सभी वर्ड यूज होगा तो कुल हो जाएगा। कारक की सभी इकाई से प्राप्त उत्पादन, कारक की सभी इकाइयों से प्राप्त उत्पादन, जो सभी से प्राप्त होगा उत्पादन उसको कुल कहा जाए। अब ध्यान से समझना मेरी बात, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, वेट करते चलना। तो आपने कहा डिफरेंस मार्जिनल हुआ, चेंज करेंगे अगर, जो एवरेज निकालेंगे तो पर यूनिट में बन जाएगा, सबको देखेंगे तो टोटल हो जाएगा। अब यहां पर मेरे भाई चार कंडीशन आती हैं, देखो ध्यान से समझ। अब मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए कि मैंने चेंज इन इनपुट करा और चेंज इन आउटपुट करा। जब मैं अपने इनपुट को चेंज करता हूं, ध्यान से समझना, जब मैं अपनी लेबर को या अपने कैपिटल को चेंज करता हूं, मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो सर, तो एक बिजनेस कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा कारोबार है, उसमें एक लेबर काम करती है। मैंने उसको कहा कि अब दो करेंगे लेबर, बढ़ाएंगे बिजनेस थोड़ा। अब मुझे कंडीशन बताओ कि दूसरी लेबर के आने के बाद क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे सर एक लेबर काम कर रही है, मान लो आप, जितना वो कर रही है हो सकता है कि दूसरी लेबर के आने पर उतना ही काम हो। अगर आपने इनपुट में जितना चेंज किया आउटपुट में भी हो सकता है उतना ही चेंज हो। ये पॉसिबिलिटी है एक, कि जितना इनपुट में किया उतना ही आउटपुट में हो। ध्यान से समझना। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जितना इनपुट में करो, जितना इनपुट में करो उससे ज्यादा आउटपुट में हो जाए, क्योंकि हो सकता है दोनों मिलकर अच्छा काम करें और हो सकता है कि वो दोनों ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करें। तो जितना इनपुट में करते हो उससे ज्यादा आउटपुट में हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी बताऊंगा भाई अन्वेष, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट के लिए। जितना आप इनपुट में चेंज करते हो, मान लीजिए कि उसके हिसाब से आपको लगे कि भाई नहीं, दोनों ने मिलकर उतना काम नहीं किया, एक जितना कर रहा था दो से डबल करना चाहिए या उससे ज्यादा करना चाहिए, उस हिसाब से नहीं कर पाए दोनों मिलकर। यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जितना इनपुट में हो उतना आउटपुट में ना हो। या यह भी हो सकता है कि भाई एक जो लेबर उत्पादन करती है, दूसरी लेबर के आने के बाद उत्पादन बढ़ने के बजाय कम हो जाए। उत्पादन जो बढ़ रहा था वो बढ़ने के बजाय कम हो जाए, दोनों आपस में लड़ने लगे, कोई काम ना करें, ऐसी स्थिति भी आ सकती। मेरी बात ध्यान से समझना। तो किसी भी प्रकार से देखोगे आप तो चार पॉसिबल कंडीशन बनती है। क्या क्या चार पॉसिबल कंडीशन है, ध्यान देखना। जब इनपुट हमारा चेंज हो और उतना ही हमारा आउटपुट भी चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक लेबर थी, वो 10 यूनिट बनाती थी, और जब दो लेबर कर दी हमने तो दोनों मिलकर 20 बनाने लगे। तो इस स्थिति को क्या कहोगे आप? अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, इसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न। इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट रिटर्न। यानी जो हमें प्रतिफल मिला है वो बिल्कुल बराबर है, जितना इनपुट करा उतना ही आउटपुट है, इसे कहते हैं समान प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं उत्पादन की बात, समान प्रतिफल कहते हैं। अगर मान लो मैं ये कहूं कि सर एक लेबर है, वो 10 यूनिट बनाती थी मान लीजिए, दो लेबर हो गई और दोनों मिलकर 22 बनाने लगी। एक 10 बनाती थी और दो मिलकर 22 बनाने लगी। अब आप कहोगे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 20 होता ना डबल, तो ये तो उससे भी ज्यादा हो गया, 22 23 कुछ भी रख लो। तो ऐसी स्थिति को बोलूंगा मैं इंक्रीजिंग रिटर्न। ऐसी स्थिति को मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग रिटर्न। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका उत्पादन है वो तेजी से बढ़ रहा, इसे कहते हैं वृद्धिमान प्रतिफल। वृद्धिमान मतलब बढ़ना, मान प्रतिफल।
जब मैं कहूं कि एक लेबर है और वो 10 यूनिट बनाती है, और दोनों ने मिलकर जब बनाना शुरू करी तो 18 बनाई, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन 10 से 18 बढ़ गया, लेकिन जिस हिसाब से लेबर को डबल किया, खर्चा डबल हुआ, हमारा उत्पादन उतना डबल नहीं हो पाया। इसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। याद रखना, डिक्रीजिंग रिटर्न में जो मार्जिनल है वो घट रहा है, ओवरऑल नहीं घट रहा है, याद रखना। इसे कहते हैं ह्रासमान। ये रा है नीचे, याद रखना, ह्रासमान या घटते प्रतिफल। इसको वृद्धिमान या बढ़ते प्रतिफल कहते हैं, इसको ह्रासमान या घटते प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिनल वाला कम हो रहा है, टोटल वाला कम नहीं हो रहा, टोटल तो बढ़ेगा। इसमें क्या होता है सर, इस वाले में मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है, सीमांत उत्पादन जो होता है, वो डिक्रीज करता है। बहुत लॉजिकली बात समझना है। इसमें क्या हो रहा था देखो, इसमें जो मार्जिनल था, यानी जो डिफरेंस था, हिंदी में सीमांत था, इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्शन था, डिफरेंस यानी वो बढ़ रहा था, और इसमें जो मार्जिनल था, जो डिफरेंस था, यानी वो बराबर चल रहा था। ध्यान से समझना, मैं 2 मिनट में क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कांस्टेंट था, बराबर चल रहा था। जब टोटल डिक्रीज होगा, जब कुल उत्पादन घटेगा, अब कब घटेगा, इसे कहेंगे, जब घटेगा तो उसे कहेंगे नेगेटिव रिटर्न। इसे कहेंगे नेगेटिव रिटर्न, इसे हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक प्रतिफल। ऋणात्मक प्रतिफल। जैसे अब ये कब होगा, एग्जाम्पल के लिए, इसमें क्या होगा पहले समझो, इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्शन है हमारा, जो डिफरेंस होगा वो हमारा 0 पहुंच जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका नाम नेगेटिव रिटर्न है। यानी देखो ध्यान से समझो, अगर नाम जो है ना वो डिफरेंस के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे मैं कहूं एक लेबर ने मान लो 10 यूनिट बनाई, एक लेबर ने 10 बनाई, और दो ने मिलकर मान लो 7 यूनिट ही बनाई, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, नीचे चला गया। तो अब इस आधार पर समझते हैं हम कि हमें यह देखना है कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक। अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं लिखने का टाइम देता हूं उसके बाद आपको, लेकिन अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं मुझे उसका बस जवाब दीजिएगा ध्यान से। उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है नंबर में। प्रशांत, इनफ नहीं है, सब हेल्पफुल है, हेल्पफुल कह सकते हैं भाई, सफिशिएंट नहीं कह सकते, हेल्पफुल कह सकते हैं। उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन क्या होता है? भौतिक वस्तुओं का सर्जन, भौतिक और अभौतिक दोनों वस्तुओं का सर्जन, वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन और उसके मूल्य में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड इंक्रीज इन इट्स वैल्यू, तो उसकी यूटिलिटी का बढ़ना और उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होना, यह कहलाता है उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा। एक फर्म के आगत और निर्गत के बीच का जो संबंध है, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो संबंध है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन का जवाब देंगे पहले, इनपुट के और आउटपुट के बीच में जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? इज अ फंक्शन ऑफ, वो किस प्रकार का फंक्शन है? इज अ फंक्शन ऑफ, पवन ध्यान से समझो भाई, इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। से क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं सर, उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन इनपुट और आउटपुट के उसके संबंध को।
क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है जो, मतलब मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज सिलेक्शन कर लिया ना क्वेश्चन का थोड़ा सा, कि उत्पादन पर बेस्ड सवाल इस तरीके से पूछे। जब साधनों में 100% वृद्धि हो, साधन मतलब इनपुट में 100% वृद्धि हो, लेकिन उत्पादन में 80% वृद्धि हो। साधनों में 100% हो और उत्पादन में 80% हो। 80% इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू 100% इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स। अब इसको क्या कहोगे? आपने क्या कहा? मैंने बोला था कि अगर ये कंडीशन हो 100% बराबर 100%, या ये हो 100% बराबर 120% या 125 या 130 कुछ भी, 100 से ज्यादा, या 100% के बराबर में 100 से कम कुछ भी, 70 80 80 75 80 कुछ भी, तो क्या जवाब दोगे? तो ध्यान रखना, जब मैंने कहा था बराबर होगा तो कांस्टेंट, ज्यादा होगा तो इंक्रीज और कम होगा तो डिक्रीज। उत्पादन घट नहीं रहा है, ये होगा डिक्रीजिंग रिटर्न। फर्क समझो, उत्पादन बढ़ रहा है, नो डाउट। पवन अपनी यहां भी गलती करी भाई, देखो मैंने कहा एक लेबर है और उसमें बढ़ा के 2 कर दी। वो 10 यूनिट बनाती थी पहले, अब 18 बनाती है। ये वाला पॉइंट तो है यार। यानी 1 से 2 हो गया, यानी इनपुट बढ़ गया 100%। जो आउटपुट है वो बढ़ा है, घटा तो नहीं है ना, बढ़ा है ना। देखो 80% वृद्धि। जब आप कह रहे हो वृद्धि हो रही है सर, वृद्धि के केस में नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता भाई। वृद्धि होने पर या तो वृद्धि कैसे होगी? ज्यादा वृद्धि होगी, कम वृद्धि होगी, बराबर होगी। घट नहीं रहा ना, घटने पर नेगेटिव होता है। तो मेरे भाई यहां पर आपने कहा 80% वृद्धि हो रही है, देखो ध्यान से, ये वही सिचुएशन तो है। आप 70 ले लो, मतलब यहां 100 लिया तो यहां 100 से कम, या 50 लिया तो यहां 50 से कम, वो हो जाता है डिक्रीजिंग रेट। पहले बताओ, कुछ कुछ हेल्पफुल लग रहा है कि हाँ भाई, अब ये छोटी सी बात आपने पूछी, उन 3 सवालों के जवाब आंसर किए हम लोगों ने। अब मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं, पूरे 2 मिनट है आप लोगों के पास, बहुत इत्मीनान से लिखिए। एवरेज प्रोडक्शन भी कराऊंगा, बाकी सब भी कराऊंगा, पहले इसको नोट करिए और डन 1 का कमेंट करिए। इसको नोट करने के बाद डन 1 का कमेंट करिए। चलिए भाई, डन 1 आ रहा है लगभग सभी का। हाँ अन्वेश भाई बिल्कुल, लेकिन बाकी क्लास ऑफ करनी पड़ेगी अगर ऐसा किया तो। चलिए, बात क्लियर होनी है भैया। तो प्रोडक्शन, उसके फैक्टर, और उसमें प्रोडक्शन और उसके फैक्टर में रिलेशन, पहला क्लियर है सभी को। दूसरे पर आ जाइए, आराम से लिखिए भाई गुलशन, थैंक यू। चलिए, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, और टोटल प्रोडक्शन क्या है? डन 2 का कमेंट करिएगा इसे लिखकर। चलिए,
चलिए भाई, लगभग सभी का सेकंड भी डन है, डन टू भी हो जाए। अब आ जाइए डन थ्री पर। डन थ्री करना है आपको, और इसमें एक लाइन और ऐड करनी है भाई, एक बार समझा दीजिए। ठीक है भाई, आज मार्केट ओपन है भाई। कौन सी मार्केट भाई, किस बात की कह रहे हैं भैया? चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया ना भाई, ये सारी बात सर गुंजन भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है। कहाँ डाउट है वो बताइए। इसमें डिफरेंस निकालना आपको सिखाया मैंने। एवरेज के लिए नंबर जो मैथ्स में करते हो आप, एवरेज हर चीज को डिवाइड करते हो, और जो सभी को कहते हैं वो टोटल कहते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर चेंजेस के ऊपर है, एक और बात याद करना है इसमें, एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुन। दिख रहा है ना पूरा स्लाइड? ठीक है, एक लास्ट बात और, यहां पर और चीज ऐड कर लेना। टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कुल उत्पादन अधिकतम स्थिर। तो ये कब होता है? देखो, जब डिफरेंस जो होता है, जब मार्जिनल हमारा जीरो होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है, जब डिफरेंस जीरो होता है, जब किसी चीज का डिफरेंस जीरो होता है, उस समय टोटल अपने मैक्सिमम पर होता है। बहुत ध्यान से, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो। आदित्य बंद होगा भाई, अब तो शनिवार है, वो तो हमेशा बंद रहता है। मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन पर कोई और एग्जांपल दीजिए भाई। एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई अभिजीत? ये तो पॉसिबल नहीं है ना टर्म, आप सोचिए। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आपने कुछ भी निकालना है, आप कोई भी आप अपने एज्यूम करिए, अपने माइंड में सोचिए कि भाई मान लीजिए सर, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए इसको डन कर लिए जल्दी से, कि आप ये देखना चाहते हो कि सर मेरी एक शॉप है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और मुझे ये शॉप में, मुझे पता है मेरे चार लोग काम करते हैं, और चार लोग मिलकर मेरा इतना काम करके देते हैं। ठीक है, मैंने एक और लेबर बढ़ा दी, कुछ भी मान लीजिए, मैंने एक मशीन और बढ़ा दी, एक लेबर और बढ़ा दी, एक प्लॉट और खरीद लिया, और मैंने कहा एक मशीन और बढ़ाने से देखा मैंने, जो चार मशीनों से काम हो रहा था, पांचवी मशीन भी लगा दी मैंने, या पांचवी लेबर भी लगा दी मैंने, कुछ भी मान लीजिए, तो अब मेरा उत्पादन इतना हो रहा है। तो मुझे बताओ, पांचवी लेबर को जो मैं पेमेंट दे रहा हूं वो ठीक है या नहीं है? तो आप कहोगे सर मैं देखता हूं पहले चार कितना करते थे, उस हिसाब से पांचवा कितना कर रहा वो चेक करूंगा। अगर पांचवा पहले वालों के चारों के हिसाब से सही कर रहा है तो ठीक है, ज्यादा कर रहा है तो भी ठीक है, कम कर रहा है तो नहीं लूंगा। यही मतलब होगा ना मेरा भाई? आपको भी तो चेक करना होगा ना बिजनेस में, बस वही होता है मार्जिनल, जिसमें आप ये चेक करते हो कि डिफरेंस कितना आया हमारे उत्पादन में, हमारी लागत में, हमारे रेवेन्यू में, वो डिफरेंस को मार्जिनल कहते हैं। और जो पर यूनिट, मैथमेटिक्स में हर चीज को एक में निकालते हो, किसी चीज को एक में बनाना, वो एवरेज होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल क्या होगा? जीरो, क्योंकि सर मैक्सिमम होने पर वो चेंज नहीं होता। कोई चीज जब अपने मैक्सिमम पर होती है ना, मैक्सिमम पर, तो वो डिक्रीज नहीं होना चाहती, उसको कहा जाता है कि उस समय उसका डिफरेंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक मैं बात समझा रहा हूं, बड़ी प्यार से समझना पहले। अब इसमें दो थ्योरी चलती है, एक का नाम है शॉर्ट रन में, और एक होती है लॉन्ग रन। देखो, अमूमन आप लोग क्या समझते हो शॉर्ट रन का मतलब और लॉन्ग रन का मतलब? आप में से अगर मैं किसी से भी पूछूंगा ना, वो क्या कहेगा मुझसे? वो ये कहेगा कि शॉर्ट रन होता है एक साल तक। ध्यान से समझना मेरी बात। शॉर्ट रन होता है एक साल तक, और लॉन्ग रन होता है एक साल से ज्यादा, समय के हिसाब से देखा जाए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जब हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं, और प्रोडक्शन में पढ़ते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास उत्पादन करने के चार फैक्टर हैं। जब मैं कहता हूं, पहली बात समझना, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर
वेरिएबल। सभी कारक परिवर्तनशील हो। सभी कारक परिवर्तनशील हो, यानी सभी कारक में चेंज हो जाए। एक बार दोबारा दिखाता हूं, वेट करना, एक मिनट वेट। तो सभी कारक परिवर्तनशील हो, अगर सारे कारक चेंज होंगे तो उसको कहते हैं कि वो लॉन्ग रन है। दिनों के हिसाब से या महीनों के हिसाब से नहीं होगा। और यहां पर जो नियम होता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसे कहते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। जब हम किस में बात करते हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल हो, पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं इसे, प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लेकिन जब मैं कहता हूं कि वन फैक्टर वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल हो, एक चेंज हो, वन फैक्टर वेरिएबल एंड अदर कांस्टेंट, एक साधन या एक कारक, एक साधन या एक कारक परिवर्तनशील हो, एक चेंज हो बस, वह अन्य कारक स्थिर हो। अन्य कारक स्थिर हो, एक चेंज करे। ऐसी सिचुएशन में देखो, उसको नाम देते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसे कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अभी मुझे पता कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, सर किस तरीके से होगा। देखो मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझना, अभी मैं स्लाइड दिखाऊंगा दोबारा से पीछे वाली, बट समझना, क्योंकि यहां पर जो थ्योरी आती है उसको ध्यान से देखना, और एग्जाम में हमेशा शॉर्ट रन की आती है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं एग्जाम्पल के लिए, एक हमारे पास होती है कैपिटल के, एक होता है एल लेबर, और एक होता है हमारा टोटल प्रोडक्शन यानी टी। मैं कहता हूं एक लेबर है, एक कैपिटल एक लेबर मिलकर 10 यूनिट बना। एक कैपिटल है यानी एक मशीन है, लेबर 2 कर दी जाती है। एक मशीन है, लेबर को 3 कर दिया जाता। भाई ऐसा है, मान लीजिए हमने सिर्फ क्या सोचा है कि हम लेबर बढ़ाएंगे, यानी एक मशीन पर पहले एक लेबर काम करती है, फिर एक मशीन पर 2 लेबर काम करने लगी, फिर एक मशीन पर 3 लेबर काम कर रहे। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कि हमारे पास एक लेबर है, एक कैपिटल है, और वो मिलके प्रोडक्शन करते हैं। मैंने कहा एक लेबर है, एक कैपिटल, प्रोडक्शन है। मैंने कहा लेबर अगर मैं 2 कर रहा हूं, कैपिटल तो कैपिटल भी 2 कर दूं, लेबर 3 है तो कैपिटल भी 3 कर दूं, फिर मेरा टोटल प्रोडक्शन क्या होगा। अब आप कहोगे सर यहां पर दोनों बदल रहे हैं, कैपिटल भी बदल रही है, सी फॉर कैपिटल नहीं होता, के फॉर कैपिटल होता है एक्चुअली। क्यों, ऐसा रीजन है इसके पीछे अभिजीत, वो इसके पीछे वजह ये कि सी फॉर कॉस्ट होता है। अभी मेरी बात समझना चाहत, तो आपने क्या कहा सर यहां दोनों बदल रहे हैं, ये एक हो तो ये भी एक, ये एक से बड़ा तो ये भी बढ़ गया, ये का तो यहां दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए ये लॉन्ग रन माना जाएगा। या एक से में एक चेंज हो रहा है तो इसलिए इसे शॉर्ट रन माना। पहली बात समझना। अच्छा, एक सवाल पूछा है, पहले तो सी फॉर कैपिटल नहीं, मैं बताना याद रखें, के फॉर कैपिटल रिप्रेजेंट होता है, सी फॉर कॉस्ट रिप्रेजेंट होता है, इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात यह है, कांस्टेंट रिटर्न और टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होने में क्या फर्क है, समझो भाई। एक में मैंने ये कहा, ध्यान से समझना, कि एक लेबर है और वो 10 यूनिट बनाती है, 2 लेबर है और वो दोनों मिलकर 20 बनाती है। एक में मैंने कहा एक लेबर 10 यूनिट बनाती है, दूसरे में मैंने कहा दोनों मिलकर भी 10 बनाती। ध्यान से समझो, अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, अभी जो आपने डिफरेंस पूछा, देखो यहां पर यह हुआ कि जो मार्जिनल है, एक का 10 है दूसरे का भी 10 आया। यहां पर मैं ये कहूंगा कि टोटल बढ़ रहा है, टोटल कांस्टेंट नहीं हुआ, टोटल बढ़ रहा है। यहां जो गैप बढ़ रहा है, या मान लीजिए मैं कह दूं कि 3 है और 3 मिलकर भी 30 बनाती है।
या हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, ये कहलाएगा कांस्टेंट रिटर्न। प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट हर बार सेम बढ़ रहा है। मैं कहूं एक लेबर 10 बनाती है, दो मिलकर भी 10 बनाती है, इसके बीच जो गैप है वो 0 आ रहा है। इसके बीच गैप हर बार सेम आ रहा था, गैप जो हो रहा था, लेकिन इस बार गैप 0 है। ये 0 की पॉसिबिलिटी तब होती है जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो मैक्सिमम पे हो जाता है तो उसके आगे बढ़ना बंद हो जाता है। बात समझना। वन फैक्टर वेरिएबल कोई भी फैक्टर हो सकती है, हाँ कोई भी हो सकती है, एक वेरिएबल होनी चाहिए, एक सेम। तो इसीलिए हिमांशु हो जाएगा भाई, हो जाएगा प्लीज। तो आपने कहा सर यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन सेम बढ़ रहा है। यहां प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, रुक गया है, उसको कहा कि टोटल मैक्सिमम पहुंच। अब एक आखिरी बात समझना, मेरी एक लास्ट बात समझना, फिर मैं इन सबको लिखवाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो भाई, एक लास्ट बात। अब मैं इसका एक ग्राफ बना रहा हूं, बस उसको ध्यान से देखना। एक ग्राफ बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। इस तरह की लाइन बनती है टोटल प्रोडक्शन। जो कहूं वो सुनते जाना, यहां पर और यहां। ऐसे बनता है मार्जिनल प्रोडक्शन की, और ऐसे बनती है एवरेज। अभी जो मैं कहूं वो सुनना ध्यान। पहला पॉइंट है, अच्छा, अगर आप इसमें ड्रॉ करेंगे लाइंस को, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 19-20, वो कोई ध्यान नहीं। देखो भाई, इसे कहते हैं स्टेज 1, इसे कहते हैं स्टेज 2, यहां से यहां तक, और इसे कहते हैं स्टेज। पहले पूरी बात समझ। आपने कहा सर ये ग्राफ बनाया, इसको 3 भागों में बांटा, ये 3 भाग क्या है? पहले तो ये समझो स्टेज 1 क्या होता है। स्टेज 1 होता है जब एमपी बढ़ता है। स्टेज 1 कहां तक होता है? जब तक एमपी बढ़ता है, उस सिचुएशन तक। देखो एमपी यहां तक बढ़ रहा है, ये एमपी की लाइन है, देखो। जब तक एमपी बढ़ता है तब तक पहली स्टेज रहती है, तक एमपी बढ़ता है तब स्टेज 1 होती है। जब एमपी घटते घटते, जब एमपी शून्य हो जाता है, मेरी बात ध्यान समझना, तब तक हम उसकी दूसरी स्टेज बनाते हैं। और जब हमारा एमपी नेगेटिव में होता है तब हम उसकी तीसरी स्टेज बनाते हैं। जब पी ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो। अच्छा, फर्क क्या है इसमें समझो। मैंने ये कहा आपसे, पहली सिचुएशन है कि टीपी और एमपी में संबंध पूछेगा। पहला पॉइंट ये है, जब एमपी इंक्रीज करता है, जब एमपी बढ़ता है, तब टीपी क्या होता है बताइए। सवाल ये पूछिएगा, जब एमपी बढ़ता है तब टीपी क्या करता है? पहला पॉइंट है, जब एमपी बढ़ता है तब टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? दूसरी स्टेज कंडीशन। जब एमपी घटता है तब टीपी क्या करता है? जब एमपी घट रहा है तब टीपी क्या होगा? जब एमपी घटता है, कम होता है, तब टीपी क्या होगा? तीसरी सिचुएशन है, जब एमपी मैक्सिमम होता है, सॉरी, जब एमपी
0 होता है देन टीपी। तब टीपी क्या होता है? जब एमपी 0 होता है तब टीपी क्या होगा? और चौथी कंडीशन है, जब एमपी नेगेटिव होता है तब टीपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन। जब एमपी ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा डिफरेंस, तब टीपी क्या होगा? इसको आपको फिलअप करना है। ये एग्जाम में देखो ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे एक एक करके। देखो ध्यान से समझो, जब एमपी बढ़ रहा हो, मैंने आपको बताया पीछे, तब टीपी भी बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। ध्यान से समझना मेरे शब्दों को, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। इससे आप ये कहोगे, जब एमपी बढ़ता है तब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। शब्दों को ध्यान से समझना, बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमपी डिक्रीज होता है, इस वाले केस को देखो, तब भी देखो टीपी बढ़ रहा है, तब भी टीपी इंक्रीज करता है, लेकिन अब उसके बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। अब जो है वो बढ़ता है, वो घटते घटते बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तब टीपी घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, दूसरे में घटती दर से बढ़ता है। अच्छा, जब एमपी 0 होता है तब टीपी मैक्सिमम और कांस्टेंट भी होता है। तब एमपी अधिकतम और स्थिर होता है। जब एमपी 0 होता है तब टीपी अधिकतम होगा और 0 होगा। रूल है भाई, इनके संबंध है ये। जब एमपी नेगेटिव होता है तब टीपी डिक्रीज करता है। व्हेन एमपी ऋणात्मक तब टीपी डिक्रीज करता, घटता है। ठीक है भाई, ये इनके बीच का संबंध है कि एक चीज एक समय बढ़ रही है, दूसरे में घट रही है। ध्यान से समझना, दोनों केस में, यहां पर इसमें केस में भी इंक्रीज हो रहा है, इस केस में भी टीपी इंक्रीज हो रहा है, इस केस में क्या होगा, वो मैक्सिमम तक पहुंचेगा। डिक्रीज तब होगा जब एमपी हमारा नेगेटिव होगा, यानी डिफरेंस नेगेटिव होगा, तब टोटल प्रोडक्शन घटना शुरू कर। ये इस तरह के सवाल जो एग्जाम में पूछता है आपसे, ये वो सवाल है जिनको मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आधे नहीं 80% बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। और ये अगर एक ऐसा सवाल आ जाए, हमने पूरे 4 महीने पढ़ो, 5 महीने, 6 महीने पढ़ो, लेकिन एक ऐसा सवाल आ जाए जो छोड़ना पड़ जाए और वही रीजन बन जाए आपके सिलेक्शन ना होने का, अगर तो लाइफ टाइम आपको भी ये इशू रहेगा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश क्यों नहीं करके गए, क्यों जल्दी में लगे कि कोर्स खत्म हो जाए, बस कोर्स खत्म हो जाए। भाई कोर्स अगर खत्म करना ही हो मुझे या किसी भी टीचर को, वो तो आपको 15-20 क्लास पढ़ा के भी बोल देगा कोर्स खत्म। तो आपको क्या पता चलने वाला है कि क्या पढ़ा दिया, क्या छोड़ दिया? भाई आपको ये पता है ना सिर्फ कि बजट पढ़ाना है, आपको तो सिर्फ ये पता है डिमांड सप्लाई पढ़ाना है। कितना पढ़ाना है ये नहीं पता, कितना पढ़ाना ये टीचर को पता है। आपने सिर्फ सिलेबस में नाम को पढ़ा है, हेडिंग के अलावा कुछ नहीं जानते कि सर ये चैप्टर बाकी है, इस चैप्टर को मैं 5 मिनट में भी खत्म करना जानता हूँ, 50 मिनट भी लगा सकता हूँ। और यहां तक कि मैं जब यूपीएससी और स्पेशल क्लासेस लेता हूं तो उसी चैप्टर को मैं 5 क्लास तक भी पढ़ा सकता हूं। तो आज के बाद प्लीज ये मत करा करिए, क्योंकि मेहनत कर लीजिए, लास्ट है, मैंने कहा एक बार बना लीजिए, कोशिश करेंगे, कई बार होगा ऐसा सवाल, देखो मैं दिखाऊंगा आपको। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेहतर समझ में आएगा आपको। जब कुल उत्पाद औसत, ये नहीं, ये वाला नहीं, अभी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में कब आता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, अन्वेष जो जरूरी होगा मैं बताऊंगा आपको उस बारे में। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कब आता है? देखो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, और आपको याद रखना है कि एक साधन स्थिर और एक साधन परिवर्तनशील हो। सभी साधन परिवर्तनशील नहीं हो सकते,
सभी साधन, केवल दो साधन वेरिएबल, ऐसा नहीं। जब आपने कहा कोई फिक्स हो कोई वेरिएबल हो, कोई फिक्स हो कोई वेरिएबल हो, तो फिक्स और वेरिएबल दोनों जब हो उसे कहते हैं शॉर्ट रन। ये कौन सा नियम है? ये शॉर्ट रन का नियम। शॉर्ट रन का नियम है तो लॉन्ग, इसमें फिक्स भी होगा वेरिएबल भी होगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है? कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है? बिल्कुल। मैंने देखा है ना कि जीएस में पता नहीं क्यों ऐसा इश्यू रहता है, पहले दिन अभी शुरुआत ही होती है सिलेबस की और बस यही सवाल है सर, ये बता के चलिए होगा कब खत्म। ऐसा ना करें। जब आपने कहा मार्जिनल जीरो होगा तब टोटल मैक्सिमम पहुंच। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब कुल उत्पादन क्या होगा? जब सीमांत यानी डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा? जब डिफरेंस बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा तो बढ़ती दर से बढ़ेगा, जब घटता तो घटती दर से बढ़ता, यहां पर होगा बढ़ती दर से बढ़ेगा। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन क्या होगा? जब कुल उत्पादन अधिकतम है तब सीमांत और औसत क्या होगा? देखो एक बात याद रखना, जो एवरेज है, मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स सबने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। एवरेज जो है, किसी भी चीज का औसत निकालोगे ना, औसत कभी भी शून्य नहीं हो सकता, औसत कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब कितना भी बड़े से बड़ा औसत निकाल लो, औसत कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। औसत कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि औसत जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, औसत कभी जीरो नहीं होता, औसत कभी नेगेटिव नहीं। तो मेरे भाई याद रखना, एवरेज जो होता है वो कभी शून्य नहीं होता। अच्छा एक और बात याद रखना, कभी कभी एपी और एमपी में संबंध पूछ लेता, इन दोनों में क्या संबंध है? कभी कभी इन दोनों का संबंध पूछ लेता है। देखो मैं इसका भी बता देता हूं लास्टली, एक बात ध्यान से सुनना। जब एपी एमपी पूछेगा, जब एपी बढ़ता है, पहला क्या, एपी बढ़ता है। दूसरा एपी जो है एवरेज, ये मैक्सिमम पे होता है, अधिकतम होता है। और तीसरा है एपी जो है वो घटता है। लेकिन एपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। एपी कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। एपी कभी भी, एवरेज कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता। एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी चीज का औसत। देखो ध्यान से समझो, इस ग्राफ में देखो ध्यान से, जब एपी बढ़ रहा है तब आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा सर, जब एपी बढ़ता है, एपी इंक्रीज करता है तो एपी से बड़ा एमपी है। ध्यान से देखना, ग्राफ अभी बनाओगे आप, जब एपी अधिकतम होता है तो ये दोनों बराबर होते हैं। जब एपी डिक्रीज करता है तो एपी की लाइन ऊपर है, एमपी की लाइन नीचे हो जाती। जब औसत वाला घटने लगता है तब ये स्थिति है। जब औसत अधिकतम होता है, ये तीन बातें बस लास्ट याद, ग्राफ देख के पता चल जाएगा। और जब एपी इंक्रीज कर, एक आखिरी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल आया हुआ है इसमें।
जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत क्या होता है? बिल्कुल 2 मिनट दीजिए मुझे। जब औसत अधिकतम होता है तो मैंने बताया औसत का और उसका बनाओगे, अभी दिख लेना उसको, तो मार्जिनल जो है वो उसके बराबर हो जाता है, एवरेज और मार्जिनल। और ये पूछेगा अगर कि कौन सी स्टेज को बेस्ट माना जाता है, कौन सी स्टेज को सर्वोत्तम माना जाता है? सर्वोत्तम होता है जब टीपी मैक्सिमम हो। जिस सिचुएशन में टीपी मैक्सिमम हो जाए वो सर्वोत्तम है। और टीपी मैक्सिमम होता है किसमें? जब स्टेज 2 चल रही होती, स्टेज 2 में, याद रखना, सेकंड स्टेज में वो 2 में आता है जब, तो अधिकतम हो। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास खत्म भी हो चुकी है हमारी आज की, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा, बट कोई बात नहीं, टॉपिक पूरा करा है जबरदस्त तरीके से, मिस कुछ भी नहीं करा, सब कुछ करा दिया मैंने। अब एक एक क्वेश्चन आप कर लेना, आपकी जिम्मेदारी है, और ये ग्राफ बना लेना घर पर, उसके बाद संबंध बना लेना, मिस कुछ नहीं करा। थैंक यू एवरीवन।